नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले भारत ने ऑपरेशन पुशबैक की शुरुआत की थी, जिसमें भारत में रहने वाले इलीगल बांग्लादेशियों को रात के अंधेरे में बॉर्डर पार धक्का दे दिया जाता है आराम से, ताकि वो जहां से आए हैं वहां चले जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत ने उस ऑपरेशन पुशबैक को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। अब दिन दहाड़े बांग्लादेश से आने वाले मंत्रियों को लात मारकर तो नहीं, हाँ, लेकिन धक्के मारकर ये कह सकते हैं कि भारत से अब भगाया जाना शुरू कर दिया है। जी हां, बांग्लादेश का वो मंत्री जिसने अपनी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध पर खड़ी की, भारत ने एयरपोर्ट से ही उसे टाटा बाय बाय कर दिया। आज 3 खबर पर चर्चा होगी कि किस तरीके से मंत्री को भगाया गया, साथ ही कैसे भारत ने नेपाल से बांग्लादेश पहुंचने वाली बिजली के ऊपर अपनी कैंची चला दी है, और बांग्लादेश के बिलियनियर्स जिनको इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर करना चाहिए था अपनी मातृभूमि में, लेकिन वो वहां से छोड़कर भारत आ रहे हैं और भारत में ना ही सिर्फ डेटा सेंटर्स लगा रहे हैं, बल्कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भी भारत लेकर आ रहे हैं, और कैसे बांग्लादेश अब इससे तिलमिला गया है। जी हां, तीनों खबरों पर चर्चा होगी। पहले बात मंत्री साहब की। जब से तारिक रहमान की सरकार बनी है, भारत ने यह प्रयास किया। जब शेख हसीना की सरकार थी और यह सरकार आई है, बीच में एक यूनुस की सरकार थी, तो भारत हमेशा यह मानकर चल रहा था कि एक टेम्परेरी फेज है, जैसे ही ये चला जाएगा। भारत उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए वो कोई एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, शांति से बैठा था। लेकिन जैसे ही तारिक रहमान की सरकार आती है, भारत ये अपेक्षा करता है कि ठीक है, बीएनपी है, एंटी इंडिया है, सब कुछ है, लेकिन शायद उतनी रैबिड एंटी इंडिया एक्टिविटी वहां से नहीं होगी। भारत उसका इंतजार कर रहा था कि कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड सेट किया जाएगा, ताकि अब डोमेस्टिक लेवल पर भी तारिक रहमान ये दिखा सके, भैया मैं तो भारत विरोधी हूं, लेकिन भारत के साथ एक सामंजस्य बनाकर चल सके। लेकिन जैसे ही ये सरकार आती है और वही तंत्र दोबारा से एक्टिव रहता है, वही जमात दोबारा से एक्टिव रहती है, हिंदू प्रोसिक्यूशन निरंतर रूप से चलता रहता है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर और मेन स्ट्रीम चैनल तक हर जगह भारत विरोध जिस तरीके से एक प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है, तो भारत ने कहा नहीं भैया, अब वो समय है, वो थ्रेशोल्ड ये लोग पार कर चुके हैं, अब कहीं ना कहीं वो मैसेज देने की बारी भारत की है। तो भारत में एक इवेंट हो रहा था जिसे कहते हैं इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन, यानी कि भारत जो भारतीय महासागर है उसके आसपास जितने देश हैं, उसमें पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश है, उन सबका एक कॉन्फ्रेंस हो रही है या उसका एक प्रोग्राम भारत के अंदर हो रहा है। तो उसमें बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश का जो रिप्रेजेंटेटिव आता है उसका नाम है जाहिदुर रहमान। सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये जाहिदुर रहमान वो है जिसने अपनी पूरी की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध पर खड़ी की है, और उस व्यक्ति को तारिक रहमान भारत भेज रहे हैं। तो क्या मैसेज है बांग्लादेश की तरफ से कि साहब हम कहीं नहीं बदले, भारत कितना ही प्रयास कर ले कि पड़ोसी है, चलिए बात संभाल कर चलते हैं, बिजली भी देनी है, पानी भी देना है, सारे चीजों पर भारत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन वो तैयार नहीं है। और कौन है ये जाहिदुर रहमान? ये पॉलिसी और स्ट्रेटेजी पे एडवाइजर है तारिक रहमान का। पेशे से डॉक्टर है, लेकिन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है। और यूनिस सरकार के अंदर भी ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स कमीशन था, ये उसका मेंबर रह चुका था। और बाकायदा सोशल मीडिया पे आकर जिस तरीके से जब शेख हसीना की सरकार गिरी, बाकायदा हर जगह आर्टिकल लिखे जा रहे थे। टीआरटी जो पूर्ण रूप से भारत विरोधी पब्लिशिंग हाउस है, उसमें ये आर्टिकल लिखे गए कि इंडिया ने शेख हसीना की अवामी लीग को प्रॉप अप किया, 15 साल तक उसको संरक्षण दिया, और इंडिया ने किस तरीके से मतलब लगभग 180 मिलियन लोगों को नाराज कर दिया है बांग्लादेश में। जैसे भारत को मतलब उसकी सेहत पे बड़ा फर्क पड़ता होगा। भैया आपकी ही देश के लोगों ने उस शेख हसीना को चुना था। ठीक है, भारत फ्रेंडली वो सरकार थी, भारत उसको समर्थन करती थी, और भारत तो अब तारिक रहमान की सरकार के साथ भी बेहतर संबंध करना चाहते हैं। लेकिन नहीं साहब, आपको तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया चैनल है, इसका यूट्यूब चैनल है, उसमें बैठकर दिन रात से भारत को गाली देना, ये इसकी यूएसपी है। क्या कहते हैं साहब कि भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करनी चाहिए भारत की सीमाओं पर, चिकन नेक के आसपास, और कि भैया 7 सिस्टर स्टेट्स ले लिए जाएंगे। ये सारे नैरेटिव चलाए जाते हैं इन आदमी के द्वारा। ये भारत आए थे,
इस कॉन्फ्रेंस के लिए। कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था। उसके बाद जब ये भारत में लैंड होते हैं तो भैया भारत कहता भैया तुम्हारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो नहीं है, वो इम्यूनिटी नहीं है, तो कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अब 2.5-3 घंटे तक भाई साहब को वहां बिठाकर रखा। दरअसल इनके पास जो पासपोर्ट था उसके ऊपर सार्क वीजा एग्जम्पशन स्टिकर लगा हुआ था। ये जो सार्क मेंबर कंट्रीज हैं वो सार्क की ही दूसरी कंट्रीज को इस तरह का एक स्टिकर प्रोवाइड कराती हैं, वो अपने उसके ऊपर वीजा पासपोर्ट के ऊपर लगा सकते हैं ताकि 1 साल तक मल्टीपल एंट्री एग्जिट आपकी आसानी से हो सके। तो वो स्टिकर लेके आए थे, लेकिन भारत ने कहा कि भैया ठीक है आपको एंट्री देंगे, मना थोड़ी किया है, लेकिन कुछ सवाल जवाब तो हम कर ही सकते हैं ना, चाय कॉफी पी सकते हैं बैठकर। आप किस लिए आए हैं, सामान में क्या रखा है, अच्छा कब जाएंगे, होटल कहां पर है, तो 2-2.5-3 घंटे लंबी चर्चा चल गई। अब भाई साहब को समझ आ गया कि भैया जो आप वहां बैठकर करते हैं, अब भारत उसे बैठकर सिर्फ सुनता नहीं है, उस पर रिएक्शन भी देता है। और ये मैसेज तारिक रहमान के लिए भी है। भैया जब उसका स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ तो यहां से ओम बिरला गए, भारत ने बाकायदा इनविटेशन भेजा कि आप भारत आइए, आप चाइना जा रहे हैं, आप मलेशिया जा रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन भारत आने के लिए तैयार नहीं है, तो भैया भारत भी मैसेज भेजेगा। भारत की तरफ से मैसेज स्पष्ट है कि भैया जैसा करोगे ऐसा भरोगे, जैसा व्यवहार तुम हमारे साथ करोगे ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे लोगों के साथ होगा। यह मैसेजिंग भारत की तरफ से स्पष्ट है। बांग्लादेश चाइना के साथ संबंध बेहतर बनाएगा, भारत देखता रहेगा। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाएगा, भारत देखता रहेगा। बांग्लादेश टर्की के साथ संबंध बेहतर बनाएगा, भारत देखता रहेगा। टर्की के साथ तो बल्कि हाई लेवल की डिफेंस फॉरेन अफेयर्स कोऑर्डिनेशन का ऑफिस खुल रहा है। पाकिस्तान के आईएसआई के लोग आकर, सेना के लोग आकर वहां ट्रेनिंग दे रहे हैं। चाइना वहां आकर आपके लिए एयरफोर्स का बेस बना रहा है लाल मुनीर हाट में। आपके यहां रडार सेटअप हो रहे हैं, तो भारत देखता रहेगा। बहुत छोटी चीज है ये, लेकिन मैसेज स्पष्ट है कि अगर आप YouTube, फेसबुक कहीं छोटी से छोटी प्लेटफॉर्म पर बैठकर भी भारत के खिलाफ कुछ करने की बात कर रहे हैं, तो भैया ये वो समय है जब बस कर दीजिए। ये स्पष्ट संदेश भारत की तरफ से है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के मंत्रियों की एंट्री भारत के अंदर रोकी थी भारत ने। अब ऐसा लग रहा है कि भारत से जो बिजली जाती है बांग्लादेश में, अब उसको भी रोकने की तैयारी है। एक ट्राई पार्टी एक एग्रीमेंट हुआ था नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच में पिछले साल, जिसके हिसाब से क्योंकि अब मॉनसून का सीजन आने वाला है 15 जून के बाद, जो बिजली है वो कुछ पानी मतलब पानी कुछ ज्यादा अतिरिक्त आता है, तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स हैं, उसमें नेपाल के अंदर बिजली कुछ ज्यादा अतिरिक्त बनती है। अब वो अतिरिक्त बिजली का क्या करें, तो वो उसको बेचना है, तो उनके लिए ग्राहक बांग्लादेश है, लेकिन नेपाल की और बांग्लादेश की सीमा लगती नहीं है, बीच में से भारत है। तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट ये होता है कि नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट की बिजली बेचेगा, लेकिन जो रास्ता अपनाएगा वो भारत से अपनाएगा, और जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो भारत का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद नेपाल ये कहने लगता है कि भैया हमारे पास कुछ और अतिरिक्त है, वो भी हम बांग्लादेश को देना चाहते हैं, और इसको बढ़ाकर वो 60 मेगावाट करना चाहता है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भैया ऐसा है, हमें अपनी ग्रिड की स्टेबिलिटी भी देखनी है। क्या हमारे वायर्स उस लायक हैं? हमें अपनी बिजली भी उन जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसके ऊपर हमें भी अपनी बिजली चलानी है। तो ऐसा नहीं है ना, मतलब एक हाईवे है, उस पर इतनी ही गाड़ियां चल सकती है ना, हमने आप में के लिए उसमें कुछ लेन रिजर्व कर दी। अब इसका मतलब ये थोड़ी आप अतिरिक्त लेन पे अतिक्रमण करेंगे कि भैया 6 लेन का हाईवे 3 तुम्हें दिया, 3 हमारा है, हमारा 3 भी तुम्हें चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। और जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये एनटीपीसी और जो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उनकी हैं, और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसने स्पष्ट कर दिया कि कोई 20 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बांग्लादेश नहीं जाएगी, जो था वही है। हो सकता है नॉर्मल कंडीशंस में हम ये कह देते कि भैया ठीक है जा सकती है, क्या दिक्कत है, लेकिन अब कंडीशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो भारत किसी भी तरीके से कोई भी कंसेशन, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, बालेन शाह के दिमाग में भी तो हवा कुछ ज्यादा है ना, भारत के एम्बेसडर से मिलने से मना कर देता है,
मतलब कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है ना। भारत की जमीन के ऊपर क्लेम किया जा रहा है नेपाल के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा, और कौन प्रॉप अप कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मैसेज है कि भाई ये छोटी 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 चीजें हैं, लेकिन भारत के पास बड़े प्लग्स भी हैं जिनको जिस दिन भारत पुल करेगा तो आप सबके लिए दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज, जो नेपाल से बिजली आ रही है वो आ रही है त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, भारत के पैसे से बना है, भारत का और नेपाल का जॉइंट वेंचर है, वहां से बिजली। अरे भारत खरीदेगा ना, क्या दिक्कत है, यहां भेजो, लेकिन बांग्लादेश को नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर नेपाल हो बांग्लादेश हो, भैया भारत के बैकयार्ड में रहना है तो भारत के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि छोटे देश हैं और भारत, और क्योंकि चाइना की स्थिति आपस में ठीक नहीं है या भारत और अमेरिका के संबंध खराब हैं, तो आप कहीं एक छोटा देश अक्सर ये प्रयास करता है कि दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में बैठकर वो उस बंदर की तरह निभाए जो दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा उठाने का प्रयास करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कई बार वो जो दो हैवी वेट है ना, उनके वजन में आप दब भी सकते हैं। वो बांग्लादेश जो कभी उसके जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भारत में होती थी, मसूरी के अंदर होती थी, अब वो पाकिस्तान की अगर गोद में जाकर बैठ रहा है, लाहौर में उनकी ट्रेनिंग हो रही है। हिंदुओं को अगर परेशान किया जा रहा है, वहां पे अगर भगवान राम की मूर्ति लग रही है, उसको डेमोलिश करने के लिए जमात खड़ी है और वहां फोर्स कुछ नहीं कर रही, वहां आर्मी कुछ नहीं कर रही, डिप्लॉयमेंट है बस, ठीक है, खड़े हैं। जिस दिन भीड़ आएगी उसे गिरा देगी, आर्मी कुछ नहीं करेगी, ये तय करके मानिए। वो नहीं गिरा रहे हैं क्योंकि वो गिराना नहीं चाहते हैं, वो माहौल बना रहे हैं। जिस दिन गिराना चाहेंगे वो गिरा देंगे। ये स्थिति बांग्लादेश में आज हिंदुओं की है, वो इस हद तक असुरक्षित है। यूनुस की सरकार में सब चीज खुलेआम होती थी, भारत को दिखाने के लिए होती थी। तारिक रहमान में 10-20% की कमी होगी, लेकिन आज भी स्थिति वही है। पाकिस्तान का, अमेरिका का पैसा है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, जमात का ग्राउंड वर्क है, सब कुछ इस कॉकटेल को तैयार कर कर भारत के खिलाफ सर्व किया जा रहा है। अब लोगों को लगेगा भैया मंत्री रोकने से क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैसेजिंग उससे कहीं बड़ी है। उसके अलावा भैया आप इतने अच्छे देश हैं, ये व्यक्ति मान लीजिए जहीदुर रहमान की मैं बात मान लेता हूं, ये बैठकर कहता है कि भैया हम भारत से ज्यादा, हमारे पास एक तरीके से लेवरेज है, स्ट्रेटेजिकली हम इंपॉर्टेंट है वेस्ट के लिए, हम भारत को एक दिन डिप्लोमेटिकली मात दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, चांद सितारे तोड़ लाएंगे, मतलब भारत पे कब्जा कर लेंगे साहब, ग्रेटर बांग्लादेश सब कुछ बना लेंगे। लेकिन आज इनकी औकात ये नहीं है कि इनके देश के जो मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स हैं ये उनको रोक लें। जो बांग्लादेश जिसके पास ताकत थी टेक्सटाइल की, जब ये उसे नहीं बचा पाए तो और मल्टी डोमेन में जो लोग बैठे हैं उनको कैसे बचा पाएंगे। एक उदाहरण है, एक साहब है रोबिन खुदा, लगभग 47 साल के हैं, बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी मूल के हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और मल्टी बिलियनर हैं। इनकी एक कंपनी है एयर ट्रंक, 2015 में स्थापित की गई थी और डेटा सेंटर्स बनाती है। आज के समय में पूरी दुनिया में भारत है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब में मिलाकर लगभग इनका 3 गीगावाट का डेटा सेंटर्स है। उनको बनाती भी है, ऑपरेट भी करती है, सब कुछ मैनेज ये करती है। इनकी कंपनी को अब ब्लैकस्टोन ने खरीद लिया है लगभग $16 बिलियन में, मतलब बिलियंस एंड डॉलर्स में बात हो रही है, लाखों करोड़ों में बात हो रही है, करोड़ भी अब लाख में पहुंच गए हैं। ये साहब भारत पहुंचे और यहां भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई और भारत में अब ये व्यक्ति $30 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, $30 बिलियन, लगभग 9,500 करोड़ रुपए का $1 मान लीजिए, आप लगा लीजिए हिसाब, कितने लाख करोड़ रुपए ये भारत में भी इन्वेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले साल ही कर देगा, धीरे धीरे किस साल कुछ ऐसे करके। और भारत में लगभग अभी इसकी टोटल कैपेसिटी 3 गीगावाट की है, 5 गीगावाट के डेटा सेंटर्स ये भारत में लगाने वाला है। भैया ये बांग्लादेश में क्यों नहीं लगा रहा? डेटा सेंटर्स के लिए सबसे जरूरी है बिजली और पानी, क्योंकि उनको ठंडा भी रखना पड़ता है और उनके लिए एनर्जी कंजम्पशन भी चाहिए। बांग्लादेश में तो पानी की कमी नहीं है, वहां लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा रहे?
क्योंकि साहब ये नहीं पता कि अगले दिन आकर जमात वाले उसे गैर इस्लामिक ना घोषित कर दे। वहां आकर सरकार बदलती है, जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो बांग्लादेशी भारत के नॉर्थ ईस्ट को कब्जा करने के चक्कर में है, कहीं पहले वो डेटा सेंटर को ही कब्जा ना कर ले। आपके पास सही टैलेंट पूल नहीं है, आपके पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास सही गवर्नेंस नहीं है, और आप ही के लोग। सोचिए, बांग्लादेश का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $30 बिलियन है, और वो इतना ही पैसा भारत में लगा रहा है। आप ये मानिए, भारत का रिजर्व कितना है? लगभग $700 बिलियन। एक कंपनी आए और भारत में $700 बिलियन इन्वेस्ट करे, क्या माहौल बनेगा साहब उसका? क्या रौला बनेगा? कोई 10, 20, $100 बिलियन वाली आती हैं तो भैया हल्ला मच जाता है। 700 वाला क्या होगा? वही समकक्ष है बांग्लादेश के। बांग्लादेश में अगर $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करती, आप ये समझिए बांग्लादेश की वारे न्यारे हो जाते। क्या स्थिति होती आज? लेकिन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं और भारत में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब बांग्लादेशियों को दिक्कत ये है कि भैया बांग्लादेश में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब ये बताएं ना, किसी आपके यहां क्या है जिसलिए किया जाए? और बहुत लोग एक मिसकंसेप्शन लेकर चलते हैं। पाकिस्तानी इसको आप बहुत कहते सुनेंगे कि भारत तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है क्योंकि उसकी आबादी बड़ी है। एक पाकिस्तानी के साथ बैठा था मैं एक शो पर, मैंने उससे सवाल पूछा, सिंगापुर की आबादी तो आपसे बहुत कम है, जापान की आबादी आपसे बहुत कम है, उनकी इकोनॉमी कैसे बड़ी हो जाती है? बांग्लादेशी भी यही तर्क देते हैं कि हम तो 18 करोड़ हैं, भारत 150 करोड़ है, उनकी तो भैया इकोनॉमी बड़ी होनी ही है। आपसे छोटी बहुत सारी इकोनॉमी है, आबादी में बहुत सारे छोटे देश हैं, उनकी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ जहनियत, मानसिकता, कैरेक्टर, इसकी जो कमी है ना, इसी वजह से ये सारे देश आज जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, और भारत जहां जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जा रहा है। जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो किसी भी देश का सबसे बड़ा एसेट है, और भारत अपने उसी ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। कोई कह सकता है ऑप्टिमम यूज नहीं है, 100% यूज नहीं है, जितना भी है, लेकिन भारत सही दिशा में और सही तरीके से कर रहा है। यह फर्क है बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत के अंदर। खैर, भारत अब नीतिगत रूप से यह हर जगह स्पष्ट कर रहा है कि भारत विरोध सरकारी स्तर पर हो, प्राइवेट स्तर पर हो, सोशल मीडिया पोस्ट के स्तर पर हो, नहीं चलेगा। भैया मार्को रूबियो को अगले को नहीं समझ रहे कुछ, उसके नीचे से कारपेट निकाल ले रहे हैं, उसको वहां जाके एसएचओ सलाम कर रहा है कि आओ साहब, आप तुम्हें घुमाता हूं मैं जयपुर के किले। तो ये जाहिदुर रहमान जैसे लोग तो किस खेत की मूली हैं, किसी स्थिति में टिकते हैं। तो ये मैसेजिंग बहुत जरूरी है। आप बड़ी पावर हैं, आप मिडिल पावर बन रहे हैं, तो आप वो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी करें अब जो भारत करने लगा है। हाँ, कहां तक करना है, कहां बैलेंस बनाना है, ये बहुत जरूरी है। खैर, इन 3 खबरों में और कोई खबर निकल के आएगी तो वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।